हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी पर, जहां हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए रूल्स और रेगुलेशंस को सिंपल और आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम डिटेल में समझेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गजेट नोटिफिकेशन के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मंथली अश्योर्ड पे आउट और लंप सम पेमेंट किन फॉर्मूलास और कंडीशंस के आधार पर डिसाइड होती है। रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा और किन इंपॉर्टेंट कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, इसे हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। यहां हम सिर्फ लेटेस्ट गवर्नमेंट गाइडलाइंस को कवर नहीं करेंगे, बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स से आपको ये भी समझाएंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सही कैलकुलेशन कैसे करें, ताकि आप रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से सही तरीके से कर पाएं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में हम आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के की हाइलाइट्स भी बताएंगे, जिससे ये रूल्स और भी आसान हो जाएंगे। और हां, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे डाउनलोड करना न भूलें। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फुल बेनिफिट्स को डिटेल में समझाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फुल बेनिफिट उठाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस स्कीम में मंथली अश्योर्ड पे आउट और लंप सम पेमेंट कैसे तय होती है, तो ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम किस तरह वर्क करती है। इस स्कीम के तहत एक एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक मंथली अश्योर्ड पे आउट दिया जाता है। यह पे आउट एम्प्लॉई की बेसिक पे, उसकी क्वालिफाइंग सर्विस और इन्वेस्टमेंट कॉर्पस के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है। इसे समझने के लिए इस गजेट नोटिफिकेशन में 5 इंपॉर्टेंट असम्पशंस दिए हैं, जो मंथली अश्योर्ड पे आउट की कैलकुलेशन के लिए जरूरी है। इसमें फर्स्ट असम्पशन यह है कि एम्प्लॉई का रिटायरमेंट से पहले 12 महीने का एवरेज बेसिक पे 45,000 रुपये है, जिसे पी से डिनोट किया गया है। सेकंड असम्पशन यह बताता है कि एम्प्लॉई ने कम से कम 25 साल यानी 300 महीने की सर्विस पूरी की है, जिसे क्यू से डिनोट किया गया है। थर्ड असम्पशन यह है कि एम्प्लॉई के सभी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन समय पर जमा किए गए हैं और कोई भी मिसिंग क्रेडिट नहीं है। अगर कहीं भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिस हो गया या डिले हो गया तो पेंशन कैलकुलेशन पर असर पड़ सकता है। फोर्थ असम्पशन यह बताता है कि एम्प्लॉई ने डिफॉल्ट पैटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान ऑप्ट किया है। और अंत में फिफ्थ असम्पशन यह कहता है कि एम्प्लॉई ने अपनी सर्विस पीरियड के दौरान कभी भी कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है। अगर एम्प्लॉई ने फंड में से पार्शियल विथड्रॉल किया होगा तो उनका फाइनल इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो सकता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके मंथली पे आउट पर पड़ेगा। अब समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मंथली अश्योर्ड पे आउट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फॉर्मूला में पी का मतलब है रिटायरमेंट से पहले एम्प्लॉई की 12 महीने की एवरेज बेसिक पे, क्यू का मतलब है क्वालिफाइंग सर्विस, जिसे टोटल कंट्रीब्यूशन मंथ्स के रूप में काउंट किया जाता है, आईसी का मतलब है इंडिविजुअल कॉर्पस, ये वह अमाउंट है जो एम्प्लॉई के रिटायरमेंट के टाइम अवेलेबल होगी। वहीं बीसी को बेंचमार्क कॉर्पस कहा जाता है, जिसे गवर्नमेंट ने पे आउट कैलकुलेशन के लिए डिफाइन किया है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते समय कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस लागू होती है। इसमें फर्स्ट कंडीशन यह है कि अगर एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस 300 महीनों से ज्यादा है तो इसे मैक्सिमम 300 ही माना जाएगा, यानी इससे ज्यादा सर्विस होने पर भी कैलकुलेशन में इसे 300 तक ही काउंट किया जाएगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि अगर P डिवाइडेड बाय 2 और Q डिवाइडेड बाय 300 के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 10,000 रुपए से कम आता है तो इसे मिनिमम 10,000 ही माना जाएगा, ताकि एम्प्लॉई को एक अश्योर्ड मिनिमम पे आउट इंश्योर किया जा सके। इस फॉर्मूला को यूज करके गवर्नमेंट यह डिसाइड करती है कि एक एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितना अश्योर्ड पे आउट मिलेगा। दोस्तों, अब जब हमने सभी असम्पशंस और दिए गए फॉर्मूला को समझ लिया है, तो चलिए इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से समझते हैं। सिनेरियो 1, जब एम्प्लॉई फर्स्ट टू फिफ्थ सभी असम्पशंस को फुलफिल करता हो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई इस वीडियो में बताई गई 5 असम्पशंस को फुलफिल करता है
तो उसका मंथली अश्योर्ड पे आउट कैसे निकाला जाएगा। इस सिनारियो में एम्प्लॉई ने 25 साल यानी 300 महीने की सर्विस पूरी की है। इसे फॉर्मूला में क्यू के रूप में यूज किया जाएगा। वही एम्प्लॉई की रिटायरमेंट से पहले की 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे 45,000 रुपए है। इसे फॉर्मूला में पी के रूप में यूज किया जाएगा। अब यहां एक खास बात यह है कि इस केस में एम्प्लॉई का इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉई के इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू 50 लाख रुपए है, जिसे आईसी माना गया है। ठीक इसी तरह बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू भी 50 लाख रुपए है, जिसे बीसी माना गया है। अब अश्योर्ड पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर एम्प्लॉई को 22,500 रुपए पर मंथ का अश्योर्ड पे आउट मिलेगा, जो डियरनेस रिलीफ यानी डीआर के साथ और बढ़ सकता है। सिनारियो 2, जब एम्प्लॉई फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ असम्पशंस को फुलफिल करता हो। दोस्तों, अब समझते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई इस वीडियो में बताई गई फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ असम्पशंस को फुलफिल करता है तो उसका मंथली अश्योर्ड पे आउट कैसे निकाला जाएगा। इस सिनारियो में एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल यानी 180 महीने है। इसे फॉर्मूला में क्यू के रूप में यूज किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉई ने 180 महीनों तक कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं और रिटायरमेंट के समय उसके खाते में एक निश्चित कॉर्पस जमा हुआ है। वही एम्प्लॉई की रिटायरमेंट से पहले की 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे 45,000 रुपए है। इसे फॉर्मूला में पी के रूप में यूज किया जाएगा। इस केस में भी एम्प्लॉई का इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉई के इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू 30 लाख रुपए है, जिसे आईसी माना गया है। ठीक इसी तरह बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू भी 30 लाख रुपए है, जिसे बीसी माना गया है। अब अश्योर्ड पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर एम्प्लॉई को 13,500 रुपए पर मंथ का अश्योर्ड पे आउट मिलेगा और इसके ऊपर डियरनेस रिलीफ डीआर भी लागू होगा, जिससे यह अमाउंट और बढ़ सकता है। सिनारियो 3, जब एम्प्लॉई फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ असम्पशंस को फुलफिल करता हो लेकिन उसे लेसर पे आउट मिला हो। दोस्तों, इस सिनारियो में हम समझेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉई इस वीडियो में बताई गई फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ असम्पशंस को फुलफिल करता है लेकिन उसे लेसर पे आउट मिला हो तो उसका मंथली अश्योर्ड पे आउट कैसे निकाला जाएगा। इस सिनारियो में एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल यानी 120 महीने है। इसे फॉर्मूला में क्यू के रूप में यूज किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉई ने 120 महीनों तक कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं और रिटायरमेंट के समय उसके खाते में एक निश्चित कॉर्पस जमा हुआ है। वही एम्प्लॉई की रिटायरमेंट से पहले की 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे 45,000 रुपए है। इसे फॉर्मूला में पी के रूप में यूज किया जाएगा। इस केस में भी एम्प्लॉई का इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉई के इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू 25 लाख रुपए है, जिसे आईसी माना गया है। ठीक इसी तरह बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू भी 25 लाख रुपए है, जिसे बीसी माना गया है। अब अश्योर्ड पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर 9,000 रुपए पर मंथ का पे आउट आया है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इस फॉर्मूला को अप्लाई करते समय कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस लागू होती है, जिसमें एक कंडीशन यह है कि अगर P डिवाइडेड बाय 2 और Q डिवाइडेड बाय 300 के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 10,000 रुपए से कम आता है तो इसे मिनिमम 10,000 ही माना जाएगा, ताकि एम्प्लॉई को एक अश्योर्ड मिनिमम पे आउट इंश्योर किया जा सके। इसीलिए एम्प्लॉई को 10,000 रुपए पर मंथ का अश्योर्ड पे आउट मिलेगा और इसके ऊपर डियरनेस रिलीफ डीआर भी लागू होगा, जिससे यह अमाउंट और बढ़ सकता है। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ने एक मिनिमम अश्योर्ड पे आउट 10,000 रुपए फिक्स किया है, जिससे रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉई को एक फिक्स्ड और स्टेबल इनकम मिल सके। इस सिनारियो में कैलकुलेशन के हिसाब से 9,000 रुपए का अश्योर्ड पे आउट बनता है, लेकिन मिनिमम पे आउट की कंडीशन के कारण इसे 10,000 रुपए तक बढ़ा दिया जाता है। सिनारियो 3A,
जब एम्प्लॉई फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ असम्पशंस को फुलफिल करता हो, लेकिन अपनी सर्विस पीरियड के दौरान कुछ पार्शियल विथड्रॉल्स भी करता हो। दोस्तों, इस सिनेरियो में हम समझेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉई इस वीडियो में बताई गई फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ असम्पशंस को फुलफिल करता है, लेकिन अपनी सर्विस पीरियड के दौरान कुछ पार्शियल विथड्रॉल्स भी करता है, तो उसका अश्योर्ड पे आउट कैसे कैलकुलेट होगा और इन विथड्रॉल्स का उसके पे आउट पर क्या असर पड़ेगा। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले और आप फ्यूचर में फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से कर सकें। सबसे पहले इस सिनेरियो में एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल यानी 120 महीने है, जिसे फॉर्मूला में क्यू के रूप में यूज किया जाएगा। वही एम्प्लॉई की रिटायरमेंट से पहले की 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे 45,000 रुपए है, जिसे फॉर्मूला में पी के रूप में लिया जाएगा। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते एम्प्लॉई ने अपने कॉर्पस से कुछ पार्शियल विथड्रॉल्स कर लिए थे, जिसकी वजह से उसकी टोटल रिमेनिंग अमाउंट रिड्यूस हो गई। अब कॉर्पस की बात करें तो रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉई का इंडिविजुअल कॉर्पस 22 लाख रुपए था। यह वह राशि है जो एम्प्लॉई ने अपनी सर्विस पीरियड के दौरान डिपॉजिट की थी, लेकिन विथड्रॉल्स के कारण इसकी कुल वैल्यू रिड्यूस हो गई। वहीं बेंचमार्क कॉर्पस 25 लाख रुपए था, जो कि गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया गया एक स्टैंडर्ड कॉर्पस है, जिसे पे आउट कैलकुलेशन के लिए रेफरेंस के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, बेंचमार्क कॉर्पस उन एम्प्लॉइज के लिए डिसाइड किया जाता है जिन्होंने कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया हो। अब अश्योर्ड पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर 7,920 रुपए पर मंथ का पे आउट आया है। दोस्तों, यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ने नॉर्मल केसेस में मिनिमम अश्योर्ड पे आउट 10,000 रुपए डिसाइड किया है। यानी अगर किसी एम्प्लॉई का कैलकुलेटेड पे आउट 10,000 रुपए से कम आता है, तो उसे ऑटोमेटिकली इंक्रीज करके 10,000 रुपए कर दिया जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि एम्प्लॉई ने रिटायरमेंट से पहले कुछ पार्शियल विथड्रॉल्स किए थे, जिससे उसका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर नहीं बचा है। इसी वजह से उसका अश्योर्ड पे आउट 10,000 रुपए तक इंक्रीज नहीं किया जाएगा, बल्कि वही रहेगा जो फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट होगा। इसलिए एम्प्लॉई का अश्योर्ड पे आउट 10,000 रुपए से रिड्यूस होकर 7,920 रुपए हो गया, और इसके ऊपर डियरनेस रिलीफ डीआर भी लागू होगा। अगर उसने विथड्रॉल नहीं किया होता तो उसका पे आउट 10,000 रुपए होता। इसलिए रिटायरमेंट तक कॉर्पस को इंटैक्ट रखना फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। सिनेरियो 4, जब एम्प्लॉई फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ असम्पशंस को फुलफिल करता है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन मिसिंग हो। इस सिनेरियो में एम्प्लॉई ने सभी जरूरी असम्पशंस फुलफिल कर ली है, लेकिन उसकी सभी कंट्रीब्यूशंस टाइम पर डिपॉजिट नहीं हो पाई थी। यानी उसकी सैलरी से डिडक्ट होने वाली अमाउंट कुछ महीनों में अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई थी, और एम्प्लॉई ने इन मिसिंग कंट्रीब्यूशंस को पूरा करने के लिए कोई एडिशनल अरेंजमेंट्स भी नहीं किए थे। इसी वजह से रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉई की टोटल डिपॉजिट अमाउंट पर असर पड़ा, जिससे अश्योर्ड पे आउट की कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होगी। अब कैलकुलेशन को डिटेल में समझते हैं। इस सिनेरियो में एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल यानी 300 महीने की है, जिसे फॉर्मूला में क्यू के रूप में यूज किया जाएगा। वही एम्प्लॉई की रिटायरमेंट से पहले की 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे 45,000 रुपए थी, जिसे फॉर्मूला में पी के रूप में लिया जाएगा। जब एम्प्लॉई रिटायर हुआ तब उसके पास अवेलेबल इंडिविजुअल कॉर्पस 45 लाख रुपए था, जबकि बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख रुपए था। चूंकि कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस टाइम पर डिपॉजिट नहीं हुई थी, इसलिए इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर नहीं बचा है। अब अश्योर्ड पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर 20,250 रुपए पर मंथ का पे आउट आया है, जो डियरनेस रिलीफ यानी डीआर के साथ और बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर कंट्रीब्यूशंस टाइम पर डिपॉजिट होती तो इंडिविजुअल कॉर्पस 50 लाख रुपए ही रहता, जिससे पे आउट इंक्रीज हो सकता था। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में कंट्रीब्यूशंस को टाइम पर डिपॉजिट करना बहुत जरूरी है, ताकि अश्योर्ड पे आउट पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। सिनेरियो 5, जब एम्प्लॉई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ असम्पशंस को फुलफिल करता है, लेकिन सर्विस पीरियड के दौरान कुछ पार्शियल विथड्रॉल्स भी करता है। दोस्तों,
इस सिनेरियो में हम समझेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ असम्पशंस को फुलफिल करता है और अपने सर्विस पीरियड के दौरान कुछ पार्शियल विथड्रॉल्स भी करता है, लेकिन उनकी भरपाई रिटायरमेंट से पहले नहीं करता, तो इसका उसके अश्योर्ड पे आउट पर क्या असर पड़ेगा। यानी एम्प्लॉई ने जितना अमाउंट विथड्रॉल किया था उसे वापस डिपॉजिट नहीं किया, तो उसका अश्योर्ड पे आउट कैसे कैलकुलेट होगा और यह रिडक्शन उसकी पेंशन पर किस तरह इफेक्ट डालेगा। हम इसे स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझेंगे ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिले। इस सिनेरियो में एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल यानी 300 महीने है, जिसे फॉर्मूला में क्यू के रूप में यूज किया जाएगा। वहीं एम्प्लॉई की रिटायरमेंट से पहले की 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे 45,000 रुपए है, जिसे फॉर्मूला में पी के रूप में यूज किया जाएगा। इस केस में रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते एम्प्लॉई ने अपने कॉर्पस से कुछ पार्शियल विथड्रॉल्स कर लिए थे, जिसकी वजह से उसकी टोटल रिमेनिंग अमाउंट रिड्यूस हो गई। जब एम्प्लॉई रिटायर हुआ तब उसके पास अवेलेबल इंडिविजुअल कॉर्पस 40 लाख रुपए था, जो कि विथड्रॉवल्स के बाद की रिमेनिंग अमाउंट को दर्शाता है। वहीं बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख रुपए था, जिसे उन एम्प्लॉइज के लिए तय किया जाता है जिन्होंने कोई पार्शियल विथड्रॉवल नहीं किया हो। अब क्योंकि एम्प्लॉई ने कुछ अमाउंट विथड्रॉल कर ली थी और उसे वापस डिपॉजिट नहीं किया, इसलिए उसका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम रह गया। अब अश्योर्ड पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर 18,000 रुपए पर मंथ का पे आउट आया है, जो डियरनेस रिलीफ यानी डीआर के साथ और बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि एम्प्लॉई ने कोई विथड्रॉवल नहीं किया होता तो उसका अश्योर्ड पे आउट ज्यादा हो सकता था, लेकिन चूंकि उसने अपने कॉर्पस से कुछ अमाउंट पहले ही विथड्रॉल कर ली थी और उसे वापस डिपॉजिट नहीं किया, इसलिए उसका मंथली पे आउट रिड्यूस होकर 18,000 रुपए हो गया। इस सिनेरियो से यह क्लियर होता है कि यदि कोई एम्प्लॉई पार्शियल विथड्रॉल्स करता है और उसे वापस डिपॉजिट नहीं करता, तो उसका अश्योर्ड पे आउट कम हो सकता है। इसलिए रिटायरमेंट के समय ज्यादा पेंशन इंश्योर करने के लिए विथड्रॉल्स को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। सिनेरियो 6, जब एम्प्लॉई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ असम्पशंस को फुलफिल करता है, लेकिन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस चुनने की वजह से इंडिविजुअल कॉर्पस ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, इस सिनेरियो में हम समझेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉई इस वीडियो में बताई गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ असम्पशंस को फुलफिल करता है और अपनी सर्विस पीरियड के दौरान अलग अलग इन्वेस्टमेंट चॉइसेस चुनता है, जिससे उसका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हो जाता है, तो उसका एश्योर्ड पे आउट कैसे कैलकुलेट होगा और इस एक्स्ट्रा कॉर्पस का उसे क्या फायदा मिलेगा। इस सिनेरियो में एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल यानी 300 महीने है, जिसे फॉर्मूला में क्यू के रूप में यूज किया जाएगा। वहीं एम्प्लॉई की रिटायरमेंट से पहले की 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे 45,000 रुपए है, जिसे फॉर्मूला में पी के रूप में यूज किया जाएगा। चूंकि एम्प्लॉई ने अपनी सर्विस पीरियड के दौरान अलग अलग इन्वेस्टमेंट चॉइसेस चुनी है, जिससे उसका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हो गया। यानी जब एम्प्लॉई रिटायर हुआ तब उसके पास अवेलेबल इंडिविजुअल कॉर्पस 55 लाख रुपए था, जबकि बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख रुपए था। यह बेंचमार्क कॉर्पस डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। अब अश्योर्ड पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर एम्प्लॉई का अश्योर्ड पे आउट 22,500 रुपए निकला, जो डियरनेस रिलीफ डीआर के साथ और बढ़ सकता है। लेकिन इस केस में एम्प्लॉई को अपने इंडिविजुअल कॉर्पस के एक्स्ट्रा वैल्यू का भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। इसलिए यह एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए सीधे एम्प्लॉई के डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह सिनेरियो बताता है कि सही इन्वेस्टमेंट चॉइसेस और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिटायरमेंट बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पेंशन कॉर्पस ज्यादा हो और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को समझकर सही डिसीजंस लें। सिनेरियो 7, जब एम्प्लॉई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ असम्पशंस को फुलफिल करता है, लेकिन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस चुनने की वजह से इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो जाता है। दोस्तों, इस सिनेरियो में हम समझेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉई इस वीडियो में बताई गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ असम्पशंस को फुलफिल करता है, लेकिन अपनी सर्विस पीरियड के दौरान
अलग अलग इन्वेस्टमेंट चॉइसेस चुनने की वजह से उसका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाता है, तो इसका अश्योर्ड पे आउट पर क्या असर पड़ेगा और उसे लोअर कॉर्पस की वजह से क्या नुकसान होगा। इस सिनारियो में एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल यानी 300 महीने है, जिसे फॉर्मूला में क्यू के रूप में यूज किया जाएगा। वहीं एम्प्लॉई की रिटायरमेंट से पहले की 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे 45,000 रुपए है, जिसे फॉर्मूला में पी के रूप में यूज किया जाएगा। इस केस में एम्प्लॉई ने अपनी सर्विस पीरियड के दौरान अलग अलग इन्वेस्टमेंट चॉइसेस चुनी है, लेकिन उनके चुने हुए फंड्स के खराब परफॉर्मेंस के कारण उसका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाता है। इसलिए जब एम्प्लॉई रिटायर हुआ तब उसके पास अवेलेबल इंडिविजुअल कॉर्पस 45 लाख रुपए था, जबकि बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख रुपए था। यह बेंचमार्क कॉर्पस डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के आधार पर कैलकुलेट किया गया है। अब चूंकि एम्प्लॉई ने अपने इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के कारण बेंचमार्क कॉर्पस के मुकाबले इंडिविजुअल कॉर्पस की भरपाई नहीं की, इसलिए उसे लोअर कॉर्पस के अकॉर्डिंग एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। अब एश्योर्ड पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर एम्प्लॉई का एश्योर्ड पे आउट 20,250 रुपए निकला, जो डियरनेस रिलीफ डीआर के साथ और बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि एम्प्लॉई का इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम था, इसलिए उसे किसी एक्स्ट्रा पे आउट का फायदा नहीं मिलेगा और उसका एश्योर्ड पे आउट लोअर कॉर्पस के अनुसार ही कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों, अब हम इसी सिनारियो का दूसरा पहलू समझेंगे, जहां एम्प्लॉई रिटायरमेंट से पहले अपने इंडिविजुअल कॉर्पस की आंशिक रूप से भरपाई करता है और इसका उसके एश्योर्ड पे आउट पर क्या असर पड़ता है। जब एम्प्लॉई रिटायर हुआ तब उसके पास अवेलेबल इंडिविजुअल कॉर्पस 45 लाख रुपए था, जबकि बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख रुपए था। लेकिन एम्प्लॉई ने रिटायरमेंट से पहले अपनी मिसिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस की भरपाई के लिए 2,50,000 रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया। इस वजह से उसका फाइनल इंडिविजुअल कॉर्पस बढ़कर 47,50,000 रुपए हो गया। अब एश्योर्ड पे आउट निकालने के लिए बताए गए फॉर्मूला को यूज करके इसे रियल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करने पर एम्प्लॉई का एश्योर्ड पे आउट 21,375 रुपए निकला, जो डियरनेस रिलीफ डीआर के साथ और बढ़ सकता है। चूंकि इस केस में एम्प्लॉई ने अपने इंडिविजुअल कॉर्पस की आंशिक भरपाई कर दी थी, इसलिए उसका एश्योर्ड पे आउट पिछले केस की तुलना में ज्यादा निकला। अगर एम्प्लॉई पूरी तरह से अपने कॉर्पस की भरपाई कर देता और उसे बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर या उससे ज्यादा कर लेता, तो उसका पे आउट और भी ज्यादा हो सकता था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कितना लंप सम पेमेंट मिलेगा और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लंप सम पेमेंट की फैसिलिटी भी दी गई है, जिसमें सुपर एन्युएशन के टाइम एम्प्लॉइज को एक लंप सम पेमेंट मिलता है, जो उनके मंथली एमोल्यूमेंट्स यानी बेसिक पे प्लस डीए के 10% के हिसाब से हर कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड के लिए होता है। लंप सम पेमेंट के कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप कुछ एग्जाम्पल से इजी वे में समझेंगे, ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिले। इस एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉई मिनिमम 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करके वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है या सुपर एन्युएट होता है या फंडामेंटल रूल 56J के तहत रिटायरमेंट लेता है, तो उसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कितना लंप सम पेमेंट मिलेगा और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यहाँ रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉई का बेसिक पे 45,000 रुपए माना गया है और इस पर 53% की दर से डियरनेस अलाउंस 23,850 रुपए जोड़ा गया है। इस तरह कुल एमोल्यूमेंट्स 68,850 रुपए बनते हैं। अब लंप सम अमाउंट निकालने के लिए स्क्रीन पर दिए गए फॉर्मूला का यूज किया जाता है, जहां एल का मतलब है एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस के पूरे हुए 6 मंथली पीरियड्स, यानी कितनी बार 6 महीने की सर्विस पूरी हुई है। अब चलिए देखते हैं कि अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड्स के लिए एम्प्लॉई को कितना लंप सम पेमेंट मिलेगा। अगर एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल यानी 120 महीने की है, तो उसने 20 बार 6 महीने पूरे किए हैं। ऐसे में उसे 1,37,700 का लंप सम पेमेंट मिलेगा। अगर क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल यानी 180 महीने की है, तो एम्प्लॉई के 30 6 मंथली पीरियड्स पूरे हुए हैं और उसे 2,06,550 रुपए का लंप सम मिलेगा।
20 साल यानी 240 महीने की सर्विस पर 40 6 मंथली पीरियड्स पूरे होते हैं और लंप सम अमाउंट 2,75,400 रुपए होगा। 25 साल यानी 300 महीने की सर्विस पूरी करने वाले एम्प्लॉई को 50 6 मंथली पीरियड्स पूरे करने के आधार पर 3,44,250 रुपए का लंप सम पेमेंट मिलेगा। 30 साल यानी 360 महीने पर 60 6 मंथली पीरियड्स पूरे होते हैं, जिससे लंप सम पेमेंट 4,13,100 रुपए होगा। 35 साल यानी 420 महीने की सर्विस पूरी करने पर 70 6 मंथली पीरियड्स पूरे होते हैं और एम्प्लॉई को 4,81,950 रुपए का लंप सम पेमेंट मिलेगा। दोस्तों, यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है। अगर एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल यानी 120 महीने से कम है तो उसे कोई भी लंप सम पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत यह लाभ केवल उन्हीं केसेस में दिया जाता है जहां क्वालिफाइंग सर्विस कम से कम 10 साल की हो। तो दोस्तों, इस तरह लंप सम पेमेंट का कैलकुलेशन एम्प्लॉई के टोटल एमोल्यूमेंट्स और उसकी क्वालिफाइंग सर्विस के 6 मंथली पीरियड्स के आधार पर किया जाता है। जितनी लंबी क्वालिफाइंग सर्विस होगी उतना ही ज्यादा लंप सम पे आउट मिलेगा। इसलिए अगर आप अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो सर्विस पीरियड को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करें। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मंथली अश्योर्ड पे आउट और लंप सम पेमेंट की हाइलाइट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मंथली अश्योर्ड पे आउट और लंप सम पेमेंट की पूरी कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझा। हमने न सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल फॉर्मूला को ब्रेक डाउन किया, बल्कि रियल लाइफ सिनेरियोज के जरिए यह भी जाना कि किन फैक्टर्स की वजह से पेंशन अमाउंट कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब आपको यह पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन कितनी होगी और किन कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है। आप स्क्रीन पर इस वीडियो में बताए मंथली अश्योर्ड पे आउट के सभी सिनेरियोज को एक साथ एक जगह पर कंपेयर करके ये इंश्योर कर सकते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मंथली अश्योर्ड पे आउट का कैलकुलेशन कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ कैलकुलेशंस तक सीमित नहीं होती। इसमें सही डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है ताकि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमेशा बनी रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन ज्यादा से ज्यादा मिले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमेशा याद रखें कि क्वालिफाइंग सर्विस और एवरेज बेसिक पे, ये दोनों मंथली पे आउट कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस के इक्वल या ज्यादा है तो पे आउट बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल कॉर्पस कम है तो पे आउट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सरकार ने 10,000 रुपए का मिनिमम पे आउट सुनिश्चित किया है, जिससे लोअर एंड एम्प्लॉईज को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सके। यदि सर्विस पीरियड में आपने कोई विथड्रॉल किया है और उसको रिटायरमेंट से पहले रिपे नहीं किया है तो अश्योर्ड पे आउट कम हो सकता है। सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाने से रिटायरमेंट के समय कॉर्पस ज्यादा हो सकता है, जिससे अश्योर्ड पे आउट बेहतर रहेगा। अगर एम्प्लॉई हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनता है और उनका परफॉर्मेंस खराब रहता है तो इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो सकता है, जिससे पेंशन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर किसी एम्प्लॉई के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस टाइम पर डिपॉजिट नहीं हुए तो उसका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाएगा, जिससे अश्योर्ड पे आउट भी कम हो सकता है। मिसिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिटायरमेंट से पहले रिकवर करना पेंशन बढ़ाने में मदद करता है। पार्शियल विथड्रॉल्स करने से बचें। अगर आपको बहुत जरूरी ना हो तो अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को इंटैक्ट रखें ताकि अश्योर्ड पे आउट ज्यादा मिल सके। क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से कम होने पर कोई भी लंप सम पेमेंट नहीं मिलेगा। आपका फ्यूचर सिक्योर बनाने के लिए सही नॉलेज और सही प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉईज को इसका फायदा मिल सके। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है या आप किसी और गवर्नमेंट रूल को डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। हम आपके लिए और भी सरल और यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमारे पिछले वीडियो में हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फुल बेनिफिट्स को डिटेल में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर देखें ताकि आपको इस स्कीम की पूरी जानकारी मिल सके।
मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम गवर्नमेंट रूल्स को और भी आसान बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करें।